हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्री राम अकेडमी से। तो आज हम पढ़ते हैं पाठ 13 जो कहलाएगा पाठ 11। ठीक है ना, क्योंकि चैप्टर जो डिटेक्ट किए गए हैं तो दो इसमें रिप्लेस है इसके ऊपर, तो ये 11वें नंबर पर आता है। तो इसमें है लोक संस्कृति और नर्मदा, जिसे लिखा है अमृतलाल वेगड़ ने। ठीक है, इसमें हम सीखेंगे लोक संस्कृति से परिचय, नदियों का महत्व, विकारी व अविकारी शब्द, समानार्थी शब्द, वाक्य प्रयोग। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। संस्कृति की एक कहानी मनुष्य और नदी की चुगलबंदी की कहानी है। संस्कृति की एक कहानी क्या है? ये मनुष्य संस्कृति की कहानी जो है मनुष्य और नदी की चुगलबंदी कहानी है। ठीक है ना, नदी की यानी मनुष्य और नदी आपस में क्या करते हैं? बातें करते हैं। बड़े इंटरेस्टेड है, जिसको बड़े अच्छे सुनिएगा आप, और जहाँ कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड लग रहा है मैं आपको वहाँ पर समझाती जाऊँगी। ठीक है ना, तो एक कहानी की तरह सुनिएगा, सब कुछ अच्छा लगेगा। ठीक है, तो संस्कृति की कहानी मनुष्य और नदी की चुगलबंदी की कहानी है। संसार की सभी प्रमुख संस्कृतियों का जन्म नदियों की कोख से होता है। ठीक है ना, हुआ है। ये बात सत्य है कि अगर किसी संस्कृति का जन्म हुआ है तो किससे हुआ है? उस नदियों के माध्यम से हुआ है। ठीक है, भारतीय संस्कृति गंगा की देन है। भारतीय संस्कृति गंगा की ही देन है, यानी कि गंगा की ही देन भारतीय संस्कृति है। यह पर एक बात है, श्रेष्ठ गंगा है लेकिन ज्येष्ठ नर्मदा है। श्रेष्ठ गंगा है, श्रेष्ठों में तो गंगा है, लेकिन जो इससे बड़ी है वो क्या है? नर्मदा है, क्योंकि नर्मदा जीवनदायिनी है। ठीक है ना, और पवित्रता के स्थान पर कौन है? गंगा है। जब हिमालय नहीं था तो बिंद और सतपुड़ा तब भी थे। जब हिमालय नहीं था बिंद और सतपुड़ा तब भी थे। बिंद तो शायद भारत भूमि का सबसे पुराना प्रदेश है। बिंद जो है भारत भूमि का सबसे पुराना प्रदेश है। नर्मदा का प्रदेश सौंदर्य दृष्टि से अद्वितीय है। नर्मदा का जो प्रदेश है सौंदर्य यानी कि सुंदरता की दृष्टि से अद्वितीय है। आदिम संस्कृतियों का भंडार है। गिरिजन और वनस्पतियों का प्राचीन लीला भूमि है। ठीक है, नर्मदा कहाँ निकलती है? अमरकंटक से। ठीक है ना, तो देखिए कितनी सुंदर सुंदर झाड़ियाँ, वन्य जीव, वहाँ पर्वत, जहाँ से नर्मदा निकलती है। फिर जहाँ जहाँ ये जाती है वहाँ वहाँ अपना इस तरह से सौंदर्य बिखारती जाती है। देखिए ग्वारी घाट जबलपुर में कितना अच्छा नर्मदा का दृश्य देखने को मिलता है। ग्वारी घाट, धुआंधार वहाँ जलप्रपात, वहाँ देखिए कितना सुंदर इसका दृश्य देखने को मिलता है। किसका? नर्मदा का। तो ज्येष्ठ इसे माना गया है और श्रेष्ठों में गंगा को माना गया है। आगे देखिए, कभी नर्मदा तट पर दंड अरण्यक जैसे घन वनों के भरमार थी। कभी नर्मदा के तट पर दंड अरण्यक, दंड कारण जैसे घने जंगलों की भरमार है। इन्हीं वनों के कारण वैदिक आर्य तो नर्मदा तक पहुँचे ही नहीं, जो आए थे वे भी इन वनों को पार कर दक्षिण में जाने का साहस ना कर सके। ठीक है ना, नर्मदा तक तो पहुँचे नहीं, वैदिक आर्य तो नर्मदा तक पहुँचे ही नहीं, और जो आए वे भी वनों को पार कर दक्षिण में जाने का साहस नहीं कर पाए। उन दिनों नर्मदा आर्यावर्त की सीमा रेखा थी। किसकी? आर्यावर्त, यानी हमारे भारतवर्ष की सीमा रेखा थी। नर्मदा तट पर आर्यावर्त का उत्तर पथ समाप्त होता था और दक्षिण पथ शुरू होता था। उत्तर पथ समाप्त होता था और दक्षिण पथ शुरू होता था। नर्मदा तट पर मोहनजोदड़ो या हड़प्पा जैसी नगर संस्कृति नहीं रही, लेकिन एक अरण्यक संस्कृति अवश्य रही। अरण्यक संस्कृति कौन सी है? देखिए, भारतीय संस्कृति मूलतः अरण्यक संस्कृति है। नर्मदा के तटवर्ती वनों में मार्कंडेय, भृग, कपिल, जमदग्नि अनेक ऋषि के आश्रम थे। नर्मदा के तटवर्ती क्षेत्र में, नहीं कि उसके किनारे। नर्मदा के तटवर्ती का मतलब होता है नदियों के किनारे। तो नर्मदा के तटवर्ती नहीं, नर्मदा के तट पर ही, नर्मदा के किनारे वनों में मार्कंडेय, भृगु, कपिल और जमदग्नि का आदि के अनेक ऋषियों के आश्रम थे। ऋषियों का कहना था कि तपस्या तो बस नर्मदा तट पर ही करना चाहिए। ऋषियों का कहना था कि अगर तपस्या करना है तो नर्मदा के तट पर ही करना चाहिए। इसी के तट पर सुदूर केरल के शंकर ने दीक्षा ली थी। इसी के तट पर, नर्मदा के तट पर शंकर ने दीक्षा ली थी।
इसी के तट पर मंडन मिश्र और शंकराचार्य का सुप्रसिद्ध शास्त्रार्थ हुआ था। किसका? मंडन मिश्र और शंकराचार्य का सुप्रसिद्ध शास्त्रार्थ हुआ था। जिस प्रकार राम की कथा उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ती है, जिस प्रकार राम की कथा उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ती है, कृष्ण की कथा पूर्व और पश्चिम भारत को जोड़ती है। ठीक है ना। जब हम राम की कथा पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? चित्रकूट में राम जाते हैं वनवास के लिए, और युद्ध करने के लिए कहाँ जाते हैं? श्रीलंका जाते हैं, लंका में, है ना, जब कहते हैं सीता का हरण कर लिया जाता है। तो देखिए उत्तर और दक्षिण का यहाँ पे बहुत सारे प्रवेश मिलते हैं, जबकि द्वारिका कहाँ थी? अयोध्या कहाँ थी? पश्चिम में थी। तो जिस प्रकार से राम की कथा में उत्तर और दक्षिण को जोड़ती है, वैसे ही कृष्ण की कथा में पश्चिम को, पूर्व से पश्चिम को, भारत को जोड़ती है। ठीक है ना। संदीपनी आश्रम, जहाँ पर श्री कृष्ण ने क्या ली थी? दीक्षा ली थी। उसी प्रकार नर्मदा भी देश को जोड़ने का एक सूत्र है। उसी प्रकार नर्मदा भी देश को जोड़ने का एक सूत्र है। नर्मदा तट पर उत्तर के आर्यों की विचार प्रधान संस्कृति और दक्षिण के द्रविड़ों की आचार प्रधान संस्कृति और समन्वय हुआ था। यहाँ विक्रम संवत और शालिवाहन संघ संबंध दोनों का प्रचलन था। भारत की अधिकांश नदियाँ पूर्व की ओर बहती हैं। भारत में जो हैं अधिकांश नदियाँ पूर्व की ओर बहती हैं, पर बड़ी नदियों में एक नर्मदा ही ऐसी है जो पश्चिम की ओर बहती है। यानी कि सभी नदियाँ क्या हैं? पूर्व की ओर बहती हैं। लेकिन जब हम नक्शे में पढ़ते हैं, भारत के नक्शे में, तो एक जो सबसे बड़ी नदी है नर्मदा, यही नदी एक ऐसी है जो पश्चिम की ओर बहती है। अमरकंटक में नर्मदा और सोन का उद्गम पास पास है। अमरकंटक में सोन और नर्मदा का उद्गम पास पास में ही है, लेकिन दोनों बिल्कुल विपरीत दिशाओं पर बहती हैं। लेकिन सोन कहाँ बहती है? उत्तर की ओर। सोन कहाँ बैठती है? उत्तर की ओर। और जो नर्मदा है वह कहाँ, किस ओर बहती है? पश्चिम की ओर। ठीक है। लेकिन दोनों की दिशाएं जो विपरीत दिशाओं से बहती हैं। कहते हैं नर्मदा और सोन, यानी सोनभद्र जिसे नद माना जाता है, वह विवाह होने वाला था, पर सोन नर्मदा की दासी जुलीहा पर ही आसक्त हो बैठा। ये कहानी मैंने भी सुनी है कि कहा जाता है कि सोनभद्र और नर्मदा का विवाह होने वाला था, लेकिन सोन नर्मदा की दासी जुलीहा पर कहते हैं आसक्त हो बैठा। नर्मदा नाराज हो गई और कभी विवाह न करने से संकल्प लेने के साथ पश्चिम की ओर चल दी। क्या कर दी? पश्चिम की ओर चल दी। यानी जो सोन है नाराज होकर वह कहते हैं पश्चिम की ओर, और नर्मदा जो है कहते हैं कहाँ चल दी? पश्चिम की ओर। लज्जित शोध पूर्व की ओर गया। लज्जित जो सोन है, सोन नदी, वह पूर्व की ओर गया। नर्मदा चिरकुमारी कहलाई। नर्मदा जो है चिरकुमारी कहलाई। क्या कहलाई? चिरकुमारी, यानी अनंत काल तक कुमारी कहलाई। इसलिए भक्तगण नर्मदा को अत्यंत पवित्र मानते हैं और उसकी परिक्रमा करते हैं। क्या करते हैं? नर्मदा की परिक्रमा करते हैं। नर्मदा की महत्ता उसकी परिक्रमा से सिद्ध हो जाती है। नर्मदा की यानी कि कितनी महत्ता है, उसकी परिक्रमा से सिद्ध हो जाती है। हमारे पुराणों में गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती आदि नदियों का चाहे जितना महत्व बताया गया हो, कोई भक्त इन नदियों की परिक्रमा नहीं करता। कोई भी भक्त इन नदियों की परिक्रमा नहीं करता। इनमें क्या करता है? स्नान करता है, इनके संगम में। ठीक है ना। लेकिन घर की तमाम सुख सुविधा छोड़कर एक ही नदी 3.25 वर्ष में परिक्रमा पूरी करना इस व्रत में एक प्रकार का वीरता है। यानी क्या करना? घर की तमाम सुख सुविधा छोड़कर एक ही नदी की 3.25 वर्ष में परिक्रमा पूरी करना इस व्रत में एक प्रकार की वीरता है। यह गरीबों के साथ एक रूप होने की भावना है, प्रकृति में सानिध्य में रहने की एक ललक है और अंतर्मुख होकर प्रभु से लव लगाने की आकांक्षा है ना। क्या है? इच्छा है, प्रभु से लव लगाने की इच्छा है। ऐसी नर्मदा की पूजा में लोगों की मान्यता है। नर्मदा तट पर कभी शक्तिशाली आदिम जातियां निवास करती थीं। आज भी नर्मदा तट पर बैगा, गौड़, भील आदि माटी से जुड़ी जनजातियां निवास करती हैं। नर्मदा के तट पर बैगा, गौड़, भील आदि
माटी से जुड़ी जनजातियां निवास करती हैं। कहाँ? अमरकंटक क्षेत्र में। ये अशिक्षित जरूर हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे संस्कृति संपन्न नहीं हैं। संस्कृति संपन्न है। इनकी जीवन शैलियों और नृत्यों तथा गीतों ने दूर दूर के लोगों को आकर्षित किया है। गौड़, भील और वैगा स्त्रियों में गुदनों का बड़ा लगाव होता है। वैगा स्त्रियों के शरीर तो गुदने से ही झलकते हैं। यानी वैगा की जो स्त्रियां होती हैं उनके शरीर में क्या है, उन्हीं के गहने नहीं पहनती हैं, गुदने ही गुदवाते हैं, गुदने ही झलकते हैं। गुदने इनके लिए परिधान की तरह काम करते हैं। मैंने कहा ना कि अब गहने नहीं पहनते हैं, ये गुदना ही गुदवाते हैं। वो इनके वस्त्र की तरह, आभूषण की तरह कार्य करते हैं। इन स्त्रियों को गीतों से भी बड़ा लगाव होता है। इन स्त्रियों को गीतों से बड़ा लगाव रहता है। प्रायः वे कोई न कोई गीत गुनगुनाती रहती हैं। लोकगीत की रचना किसने की? इन लोकगीतों की रचना किसने की? इसका उत्तर हम नहीं जानते। किसी एक आदमी ने नहीं, बल्कि सैकड़ों पीढ़ियों ने इन गीतों का जन्म दिया। तब लोग हर काम मिलकर किया करते थे और गीतों की रचना भी पीढ़ियों के प्रयासों से शुरू हुई। गायक ने अपने गीत की रचना नहीं की, उसने जो सुना उसे औरों को दिया। लेकिन एक गायक से दूसरे गायक तक आते आते गीत बदल चले गए। गायक पुरानी पीढ़ियों को प्राप्त गीत में परिवर्तन करते समय भी स्वयं को उस गीत की रचयिता नहीं मानता था। चाहे लोकगीत हो या लोक कथाएं या और कुछ, लोक संस्कृति समूह को सृजन होती हैं। कोई एक इसे नहीं बनाता। लेकिन कालांतर में आदमी मैं शब्द का अधिक उपयोग करने लगा है। यानी कि बोलता है कि जो कुछ है मेरा है, मैं हम की जगह मैंने ले ली है। यही लोक संस्कृति समाप्त हुई है और नागर संस्कृति का जन्म हुआ है। नगर संस्कृति का जन्म हुआ है। नगर संस्कृति का माहौल लोक संस्कृति की नींव पर ही खड़ा हुआ है। जिस प्रकार एक नदी कितने ही झरनों से पुष्ट होती है, एक जो नदी है उसमें से कई झरने बहते हैं तब वो नदियाँ बहती हैं, उसी प्रकार महाकाव्य इन प्रारंभिक गीतों से ही विकसित हुआ है। जो महाकाव्य है इन गीतों से ही क्या हुआ है, विकसित हुआ है। बहुत संभव है कि कालिदास ने मेघदूत, ऋतुसंहार की रचना पहले से चले आ रहे किसी लोकगीत के आधार पर ही की होगी। यह बिल्कुल संभव है कि कोई महाकवि किसी पुराने गीत को बीज की तरह ले उसको एक विशाल वृक्ष में रूपांतर कर दे। ठीक है ना। लोक संस्कृति की दूसरी विशेषता है कि उसकी सादगी, उसकी सरलता, सरल से जटिल बना देना। क्या है? उसकी सादगी, उसकी सरलता, सरल से जटिल बना देना आम बात है, पर जटिल को सरल बनाना बहुत कठिन है। सही है, कोई सरल बातों को जटिल बना देते हैं, वो साधारण सी बात, लेकिन किसी चीज़ को जटिल से सरल बना देना ये बहुत ही कठिन है। लोक कला में कहीं कोई आडंबर नहीं होता, ना कोई बनाव श्रृंगार नहीं होता। सहज हृदय के सहज रूप में प्रवाहित कला बड़ी बलवंती और बड़ी तेजस्वी होती है। हमें प्रभावित करने की उसमें अपार शक्ति होती है। समूचा नर्मदा तट मंदिरों और देवालयों से भरा है। प्रत्येक तीर्थ किसी पौराणिक आख्यान से जुड़ा है। इन देवालयों और घाटों में सुबह शाम आरती व स्वर शंख की ध्वनि गूंजती है। कभी कथा वार्ता या भजन कीर्तन का स्वर लहराता है तो यहाँ कोई भक्त त्वदी पाद पंकज नमामि देवी नर्मदे का स्रोत पाठ करता है। ठीक है। गेरुए वस्त्र पहने साधु या दंड कमंडल लिए सन्यासी नर्मदा तट पर भरने वाले असंख्य मेले भी यहाँ की लोक संस्कृति का अभिन्न अंग हैं। ठीक है ना। नर्मदा की नदी पर देखिए यहाँ पर मेले लगते हैं। ठीक है ना। एक लोक संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। शिवरात्रि या कार्तिक पूर्णिमा पर समूचा नर्मदा तट की ओर झोर तक हजारों मेले मड़ाई गूंज उठता है। लोग क्या कहते हैं, नर्मदा स्नान करने जाते हैं। हंसते चहकते लोग दल के दल इन मेलों में उबरते हैं। गांव के कठोर जीवन में ये मेले रस घोलते हैं। गांव का जो कठोर जीवन है तो उसमें ये मेला क्या है, रस घोलता है। इन मेलों के कारण ग्रामीण जनता एक सूत्र में बनती है। क्या करती है, ग्रामीण जनता एक साथ सब मिल जाती है। सभी कोई हाट बाजार लगाते हैं, सभी को आय का साधन प्राप्त हो जाता है। तो
यही इस पाठ में यही कहा गया है कि इन मेलों के कारण ग्रामीण जनता एक सूत्र में बंधती है। दूर दूर के ग्रामीण नर्मदा मैया की जय बोलते हुए आते हैं और पवित्र नर्मदा जल अपने साथ ले जाते हैं। ठीक है ना, नर्मदा जल भी लोग अपने साथ ले जाते हैं। नर्मदा का तट निवासी नित्य पूजा पाठ करता है। जो नर्मदा के तट पर रहता है वह नित्य मतलब रोज नर्मदा की पूजा करता है। इनके कई अनुष्ठान बड़े काव्यात्मक होते हैं, जैसे पर्व त्योहार पर किया जाने वाला दीपदान। रात की अंधेरे पे जब महिलाएं दीप प्रज्वलित करके नर्मदा को प्रवाहित करती हैं तब उन दीपों का केसरिया उजाला कितना मोहक लगता है। नर्मदा के तटों की घाटों की शोभा का क्या कहना। ठीक है, होशंगाबाद और महेश्वर के घाट हमारे देश के सर्वोत्तम घाटों में से हैं। सुबह से लेकर शाम के अंधेरे तक इन घाटों पर लोगों की भीड़ बनी रहती है। यहाँ गांव की महिलाएं अपनी सहेलियों के साथ अपना सुख दुख बांटती हैं। प्रकृति पर मनुष्य का प्रभाव निरंतर बढ़ता जा रहा है। प्रकृति को बस में करने में मनुष्य ने अद्भुत सफलताएं पाई हैं। प्रकृति को बस करने में मनुष्य ने बहुत सफलताएं प्राप्त कर ली हैं। पहाड़ टूटते हैं, प्रकृति पर निरंतर प्रभाव पा गए, भी आप भी जानते हैं। पहाड़ टूटते हैं, नदियाँ अपना स्वरूप बदलती हैं, बांध बनते हैं, विशाल जलाशय प्रकट होते हैं और नहरों का जाल बिछ जाता है। बंजर जमीन हरे भरे खेतों में बदल जाती है। लेकिन यह भी सच है कि संस्कृति के संपर्क में आने पर प्रकृति अपना स्थिरता खो रही है। संस्कृति के संपर्क में आने पर जो प्रकृति अपना स्वरूप खो रही है, स्थिरता नहीं है, यानी अस्थिरता हो गई है। कभी बारिश कम होती है, कभी ज़्यादा होती है, कभी भूचाल आ जाता है, कभी पृथ्वी में कंपन होता है, तो कभी कुछ उल्कापात होते हैं। तो प्रकृति कहीं ना कहीं अस्थिर हो गई है, स्थिरता खो रही है। प्रकृति का परिष्कार करने से संस्कृति का जन्म हुआ है। प्रकृति का परिष्कार करने से संस्कृति का जन्म हुआ है। लेकिन अब संस्कृति को चाहिए कि प्रकृति की रक्षा करे, उसे नष्ट होने से बचाए। प्रकृति से हम केवल लेंगे नहीं देंगे भी, ऐसा ध्येय बनाए। नर्मदा को प्रदूषित होने से बचाएंगे, वनों का विनाश नहीं होने देंगे। प्राकृतिक परिवेश की रक्षा हमारे युग की सबसे बड़ी मांग है। प्राकृतिक वनों के विनाश नहीं होने दें और प्राकृतिक परिवेश की रक्षा करना हमारा विशेष कर्तव्य है। ठीक है ना। तो इस पाठ में हमने पढ़ा, क्या पढ़ा कि नर्मदा लोक संस्कृति और नर्मदा। तो इसमें बताया कि जो संस्कृति होती है किसी नगर का, जब कहते हैं प्रादुर्भाव होता है तो वो नदियों से ही होता है। ठीक है ना। हम जैसे सपोज दैट हम फॉर एग्जांपल ले लें कि ये सताना नदी थी जो हमारी सतना में है। तो ये सताना नदी थी और इससे इस शहर का निर्माण हो गया इस नदी से। तो कहीं ना कहीं इस सताना नदी से ही सतना का निर्माण हो गया, तो ये नगर के रूप में परिवर्तित हो गया। तो जो नदियाँ थी तो यहाँ से पानी, यहाँ से जल जो मिलता है तो सिंचाई और खेती और पीने के योग्य पानी, तो ये क्या है ना कहीं जीवनदायिनी होती हैं। तो इसीलिए कहा गया इस पाठ में कि जो नदियाँ हैं वे ही क्या कहते हैं संस्कृतियों का निर्माण करती हैं, नगरों का निर्माण करती हैं। तो संस्कृति किसकी देन है? नदियों की देन है। ठीक है ना। ऐसा इसमें बताया गया है। फिर यहाँ पे बताया गया है कि नर्मदा दंड अंडकांड जैसे घनों बंगल से भरपारित हुई और जैसे राम की कथा में दक्षिण भारत को जोड़ती है और कृष्ण की कथा पूरब पश्चिम को जोड़ती है, उसी प्रकार से नर्मदा भी देश को जोड़ने का एक सूत्र का काम करती है। फिर इसमें बताया गया कि नर्मदा में कौन कौन सी लोक संस्कृति हैं, कौन सी जनजातियाँ भील, गौड़, बैगा जनजाति पाई जाती हैं, वहाँ पर किस प्रकार के लोग हैं, सीधे साधे, किस प्रकार के वन्य जीव हैं। और नर्मदा फिर यहाँ पर होशंगाबाद का वर्णन किया गया है कि जो सेठानी घाट है तो वहाँ पर किस तरह से मेले लगते हैं, आसपास के लोग वहाँ पर आते हैं, अपना जीवन यापन करने के लिए एक आय का स्रोत बनाते हैं। ठीक है। तो कहा गया है कि अगर नदियों से ही हमारा जीवन श्रेष्ठमय है तो हम क्या करें, नदियों की, वनों की, है ना, जीवों की रक्षा करें जिससे हमारा भी जीवन सुरक्षित रहे। ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब शब्दार्थ। चुगलबंदी मीन्स होता है तालमेल, कोख मीन्स होता है गोद, और ज्येष्ठ मीन्स होता है बड़ी, और श्रेष्ठ मीन्स होता है उत्तम, आदि मीन्स प्राचीन, और गिरि मीन्स पर्वत, आर्यावर्त मीन्स भारतवर्ष,
अरांडक मीन्स होता है वनों से संबंधित, आसक्त मीन्स प्रेम हो जाना, मोहित हो जाना, और महत्व मीन्स होता है प्रसिद्धि या महानता, सानिध्य मीन्स होता है निकटता या समीपता, अंतर मीन्स होता है भीतर की ओर, और सृजन मीन्स होता है निर्माण रचना, नगर संस्कृति मीन्स होता है शहरी संस्कृति, और आडंबर मीन्स होता है दिखावा, अनुष्ठान मीन्स होता है कोई आयोजन करना, धार्मिक कार्य करना, और काव्यात्मक मीन्स होता है भावना प्रधान, जलाशय मीन्स होता है तालाब, बंजर जमीन मतलब जिस पर जमीन पर खेती न की जा सकी, प्राकृतिक परिवेश यानी प्रकृति का जो हमारे चारों ओर घेरा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर जोड़ी है, मिलाना है, श्रेष्ठ गंगा, तो देखिए यहाँ पर श्रेष्ठ गंगा है लेकिन ज्येष्ठ नर्मदा है, इसका इससे मिलान करेंगे। प्रकृति परिवेश की रक्षा क्या करती है, प्रकृति जो है परिवेश की क्या करती है, रक्षा, तो इसमें क्या हो जाएगी, वह प्रकृति की रक्षा, परिवेश की रक्षा हमारे युग की सबसे बड़ी मांग है। होशंगाबाद महेश्वर घाट के क्या है, सर्वोत्तम, देश के सर्वोत्तम घाटों में से है। संस्कृति को चाहिए कि वह प्रकृति की रक्षा करें, ठीक है। इस प्रकार से खालिस्तान देखिए, भारतीय संस्कृति मूलतः क्या है, भारतीय संस्कृति मूलतः नगर संस्कृति है, ठीक है। नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है, प्रकृति को बस करने में मनुष्य ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त कर ली है। नर्मदा तट की जनजातियाँ, नर्मदा तट की जनजातियाँ क्या हैं, लेकिन इसका महत्व ये नहीं, गौड़ जनजातियाँ हैं, इसलिए इसका मतलब ये नहीं अशिक्षित हैं, क्या हैं, अशिक्षित है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वे संस्कृति संपन्न नहीं हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जो एक वाक्य में देना है, फिर लघु उत्तरीय प्रश्न है जो 3 से 5 वाक्यों में देना है ना। फिर देखिए भाषा की बात, इसमें भाषा की बात में लिखा हुआ है ऋषि, संस्कृति, अराणक, दंडारण्यक और समन्वय, तो इसको हमें बोल बोल के उच्चारण करना है कि जैसे सही इसका आ सके। अराणक, दंड अराणक है ना, ये जंगलों का अराणक। निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी शुद्ध कीजिए, देखिए इसमें लिखा है तो इसको हम श्रेष्ठ लिखेंगे। परिक्रमा लिखा तो क्या लिखेंगे, परिक्रमा। स्त्रियाँ लिखी तो स्त्रियाँ लिखना, ई हट जाएगा। तो रचयिता ये भी गलत लिखा, परिष्कार, इसको शुद्ध करना है। तो और ये देखिए वाक्यों में प्रयोग करना है, 6 में निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करना है। तो देखिए बंजर, तो क्या इसमें लिखेंगे, पानी न गिरने से भूमि बंजर हो गई, ठीक है ना, यानी खेती योग्य नहीं रही। मोहक, नर्मदा के तट का जो सौंदर्य है वो मनमोहक है, ऐसे वाक्यों में हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। समानार्थी यानी उसके ही समान शब्द को समानार्थी कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए जैसे गिरी तो क्या हो जाएगा, हम पर्वत लिख देंगे। परिधान यानी आभूषण, गंगा यानी क्या लिख देंगे हम, पवित्र नदी गंगा, तो गंगा को क्या बोलते हैं, गंगा को और भी कुछ बोलते हैं, तट गंगा को भागीरथी भी बोलते हैं। तट का किनारा हो जाएगा, भूमि का हो जाएगा धरा, नदी का क्या हो जाएगा सरिता, उसके समान शब्द लिखने हैं, ठीक है। फिर देखिए जैसे नीचे लिखे शब्दों में अंत में ई की मात्रा लगाना है, तो क्या हो जाएगा, ये संन्यास है तो सन्यासी हो जाएगा, साहस है तो साहसी हो जाएगा, पश्चिम है तो पश्चिमी हो जाएगा, और नगर है तो नगरी हो जाएगा, निवास है तो निवासी, और पहाड़ है तो पहाड़ी, ठीक है ना। फिर इसमें देखिए वह पुस्तक पढ़ता है, उसने पुस्तक पढ़ी थी, जनजातियों के सैकड़ों, इसमें अंडरलाइन किया गया है। तो उपयुक्त रेखांकित में उसने शब्द में वह सर्वनाम शब्द एक वचन में परिवर्तित रूप है, जैसे सैकड़ों, सैकड़ों, तो सैकड़ों में सैकड़ा विशेषण शब्द बहुवचन रूप में स्थित है ना, वो अपने आप में शब्द क्या है, बहुवचन है, ठीक है ना। पीढ़ियों में क्या है, पीढ़ों और गीतों में, तो यहाँ पर क्या है, जो गीत है संज्ञा है, बहुवचन रूप है, अपने आप में बहुवचन है, और करना क्रिया है, वर्तमान काल की बहुवचन है। इस तरह से हमको इसमें क्या है, लास्ट में हमको बताना है संज्ञा, विशेषण, क्रिया और शब्द, लिंग, वचन और कारक आदि, ठीक है ना। इसमें से तो जो धीरे धीरे है ये हमारी क्या हो जाएगी, क्रिया हो जाएगी,
प्रिया अपनी माँ के साथ बाजार जाती है ना, तो क्या हो जाएगा, ये विशेषण हो जाएगा। अरे तो क्या हो जाएगा, विस्मय आदि बोधक चिन्ह हो जाएगा, ये शब्द हो जाएगा। आदित्य परिश्रम नहीं किया इसलिए, तो ये इसलिए क्या है ये, है ना, इसलिए क्या है ये सर्वनाम है, ठीक है ना। चारों ओर सूर्य का प्रकाश फैल रहा है, तो ये और क्या है, ये संयोजक शब्द है, ठीक है। इस प्रकार से इसमें अविकारी विकारी शब्द ये सारी चीज़ें हम आपके पास क्या है सेंड कर देंगे PDF के माध्यम से, ठीक है ना। और हम बहुत जल्दी आपका ये हिंदी के चैप्टर कुछ हो जाए तो हम आपको व्याकरण पोर्शन के भी आपको हम वीडियो एक्सप्लेन करके भेजेंगे, ठीक है। धन्यवाद स्टूडेंट्स।